आज का ये वीडियो होम्योपैथ्स के लिए है, स्पेशली स्टूडेंट या फिर जो एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक बहुत ही गंभीर विषय पे आपको जानकारी दी जाएगी, जिसकी वजह से अगले आने वाले 5 साल में ओरिजिनल होम्योपैथी के खत्म होने की संभावना है। तो इसके पीछे क्या वजह है, वो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि होम्योपैथी के 3 मुख्य स्तंभ हैं। एक है ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, दूसरा है मैट्रेमेटिका और तीसरा है एलाइड सब्जेक्ट। रिपर्टरी नहीं है। आप इसे 3 व्हीलर व्हीकल की तरह समझ सकते हैं, जिसमें एक स्टेपनी पार्ट होता है। जब कोई टायर पंचर हो जाता है तब हम स्टेपनी को खोल के चेंज करते हैं। ठीक उसी स्टेपनी की तरह ही काम करता है रिपर्टरी। लेकिन अगर इन 3 चक्कों में से 2 चक्के जो मेन हैं वही पंचर हो तो क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो इसी के बारे में आज मैं बताने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, जो कि इस सीबीडीसी से रिलेटेड है, जो फर्स्ट बीच में इसके सिलेबस में रिकमेंडेड बुक है उससे रिलेटेड। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो 2 सब्जेक्ट। तो सीबीडीसी का जो सिलेबस है उस पे जा रहे हैं डायरेक्ट नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी की वेबसाइट से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड डायनेमिक करिकुलम फॉर फर्स्ट बीचमेस प्रोफेशनल कोर्स सेकंड और एमडी। तो फर्स्ट पे हम जाते हैं, क्योंकि शुरुआत तो उसी से होती है सिलेबस की। अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑर्गेनल ओपन करता हूँ। ये ओपन हो गया ऑर्गेनल का, और यहाँ पे जो रिकमेंडेड बुक है वो मैं आपको शो करता हूँ। तो हम ये नीचे तक आ गए, ये आ गया हम लोग टेक्स्ट बुक रिकमेंडेशन पे, ठीक है। 9 नंबर यहाँ देखिए, हनीमैन एस ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन 6th एडिशन, ठीक, ये पब्लिशर का नाम है। तो यहाँ पे 6th एडिशन जो दिखाया गया है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 6th एडिशन के पहले अभी तक जो पढ़ाया जाता था वो 5th एंड 6th एडिशन पढ़ाया जाता था। क्यों? क्योंकि 6th एडिशन पोस्थुमस एडिशन है, जो कि डॉक्टर हनीमैन के मरने के बाद पब्लिश हुआ था। इसलिए उसकी रिलायबिलिटी और ऑथेंटिसिटी पे आज भी क्वेश्चन मार्क है, इसलिए उसको पोस्थुमस एडिशन बोला जाता है। जिसके वजह से 5th एंड 6th एडिशन का कॉम्बिनेशन वाला बुक ही पढ़ाया जाता था अब तक, ठीक है। ये सीबीडीसी में रिकमेंडेशन आने के पहले तक। और इसी वजह से होम्योपैथी भी तब तक प्रैक्टिस लोग करने वाले अच्छे से प्रैक्टिस सीख पा रहे थे। अब इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे कि 5th एडिशन की जो ऑथेंटिसिटी थी, जिसे डॉक्टर हनीमैन ने वेरीफाई किया था पब्लिकेशन के बाद, वो तो गायब हो गया। और 6 की ऑथेंटिसिटी है नहीं, क्योंकि पब्लिकेशन से पहले डॉक्टर हनीमैन मर चुके थे। तो उसमें कितना सही कितना गलत ये कोई नहीं जानता। 5th एंड 6th एडिशन के कॉम्बिनेशन वाली ये जो 2 बुक मार्केट में अवेलेबल हैं, उसका पिक्चर मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसे। क्योंकि इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक अगर किया जाएगा तो फिर होम्योपैथी कैसे सरवाइव करेगी और लोग होम्योपैथी कैसे सीखेंगे, क्योंकि यही तो मदर बुक है पूरी होम्योपैथी की। इसी में तो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने का ओरिजिनल मेथड लिखा हुआ है। यही हाल उस दूसरे स्तंभ, दूसरा पहिया या दूसरे सब्जेक्ट का भी हुआ है। देखिए, वापस से सीबीडीसी चेक करते हैं मैट्रेमेटिका के लिए। तो हमने नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी का वेबसाइट ओपन कर लिया, फर्स्ट बीच में का सिलेबस ओपन कर लिया, होम्योपैथिक मैट्रेमेटिका सब्जेक्ट पे गए, सीबीडीसी का ये ओपन किया हमने, देख सकते हैं आप। लास्ट में इसमें मिलेगा हमें रिकमेंडेड बुक। यहाँ पे देखिए खत्म हो गया है डिटेल। अब यहाँ पे 9 नंबर पे रिकमेंडेड बुक आती है, लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड रेफरेंस बुक्स। यहाँ पे जो मेन टेक्स्ट बुक है वो ही चेंज कर दिया गया, वो भी एडल्ट्रेटेड वाला रिकमेंड कर दिया गया।
कैसे, देखिए यहाँ पे एलन एसए 2005 की नोट्स रीअरेंज्ड एंड क्लासिफाइड विद लीडिंग रेमेडीज ऑफ द मैथमेटिकल एंड वोवेल नोट्स। जबकि ओरिजिनल एलेंस की नोट रीअरेंज थी ही नहीं, वो ओरिजिनल फॉर्मेट में लिखी गई थी और उसमें वोवेल नोट भी नहीं था। और ये मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ अब। ये है ओरिजिनल एलेंस की नोट, keynotes and characteristic with comparison of the sum of the leading remedies of the Mathematica by SCLN MD. Second edition revised and enlarged, Boric and Teffel, फिलाडेल्फिया एंड शिकागो 1899। ये आखिरी सेकेंड एडिशन था, इसके बाद कोई एडिशन SCLN ने नहीं लिखा था, क्योंकि सेकेंड एडिशन जो कि 1899 में आया था, ठीक इसके 10 साल के बाद 1909 में SCLN की मौत हो गई थी। और इस दौरान उन्होंने ड्रग प्रूविंग पे काम किया था, जो उनकी नोसोट की बुक है। इसलिए उसके बाद उन्होंने कोई इसका थर्ड एडिशन निकाला ही नहीं। जब थर्ड एडिशन उन्होंने कोई निकाला नहीं, तो ये 10 एडिशन और 8th एडिशन आया कहाँ से? इसका मतलब पब्लिकेशन ने और पब्लिशर्स ने इसमें छेड़छाड़ बदलाव करके ही इसको लाया है। बिना पब्लिशर के बदलाव किए तो एडिशन बढ़ेगा ही नहीं, जबकि ये काम सिर्फ ऑथर का होता है, ये राइट किसी और को होता ही नहीं है। ऊपर से वोवेल नोट इसमें था ही नहीं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी इसमें ऐड किया गया, जो कि SCLN का काम था ही नहीं। तो पूरी तरह से इस किताब को एडल्ट्रेटेड बना दिया गया, मिलावटी। सेकंड चीज, ये वो रीअरेंज्ड है, और इसको मैं दिखाता हूँ ये किस फॉर्मेट में है। ये देखिए, ये ओरिजिनल फॉर्मेट है बिना किसी हेडिंग का। ये आप देख सकते हैं, बिना किसी हेडिंग का ओरिजिनल फॉर्मेट में एलेंस की नोट है। आप इस बुक का नाम देख सकते हैं। ओरिजिनल फॉर्मेट में एलेंस की नोट क्यों पढ़ना चाहिए, इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, जो आपको एलेंस की नोट मैथमेटिका की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हाउ टू रीड एलेंस की नोट के नाम से। सबसे पहली चीज, यहाँ पे इन दोनों सब्जेक्ट की मेन टेक्स्ट बुक को ओरिजिनल फॉर्मेट में कंपलसरी करना चाहिए, ना कि रिकमेंड। यहाँ ये नहीं समझ पे आ पा रहा है कि जिन्होंने ये सिलेबस और रिकमेंडेशन बनाई है, लिखी है CBDC की, वो होम्योपैथ थे भी या नहीं, या फिर बनाने वाले को सब्जेक्ट का सही नॉलेज ही नहीं है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये गलती जो भी हुई है, ये जानबूझ के हुई है या अनजाने में हुई है, क्योंकि इसका असर पूरी होम्योपैथी, सारे होम्योपैथिक डॉक्टर पे पड़ेगा। कुछ नहीं समझ पाएंगे वो, सिर्फ रट के एग्जाम दे देंगे, कुछ नहीं सीख पाएंगे वो, अगर वो ओरिजिनल बुक या ओरिजिनल फॉर्मेट से नहीं पढ़ेंगे। और प्रैक्टिकली यही हो रहा है अभी। इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, और इस लापरवाही का नतीजा ये होगा कि ना वो सही मेथड फॉलो कर पाएंगे और ना सही मेडिसिन सेलेक्ट कर पाएंगे टोटलिटी करके, जिसकी वजह से वो सिर्फ पेटेंट प्रेस्क्राइब करेंगे या फिर चपरासी और क्लर्क के वेतन पे काम करेंगे प्राइवेट और संविदा की नौकरियों में। क्योंकि फर्स्ट ईयर से ही रिपर्टरी को मेन सिलेबस में डाल दिया गया है, और मेन सिलेबस की जो दो मुख्य सब्जेक्ट हैं, ऑर्गेनल और मटेरिया की, दोनों की ओरिजिनल टेक्स्ट बुक को ही एडल्ट्रेटेड कर दिया गया है, बदल दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी हालत ऐसी होगी कि जैसे किसी इंसान के दोनों पैर काट दिए जाए, उन्हें बैसाखी पकड़ा दी जाए, तो वो दौड़ नहीं सकता, सिर्फ चल के अपनी जिंदगी गुजार पाएगा। और यही हाल हुआ है अब इंडिया की होम्योपैथी का, क्योंकि पहले सिलेबस में 2013-14 तक रिपर्टरी सिर्फ फाइनल ईयर में हुआ करती थी, जिसे धीरे धीरे खिसका के इसे अब फर्स्ट ईयर में डाल दिया गया है। आप इस 2024 के वर्ल्ड होम्योपैथी डे के एडवर्टाइजमेंट में भी दे सकते हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट है, किसी फार्मास्यूटिकल या फिर पब्लिकेशन का नहीं। अब अच्छे होम्योपैथ्स नहीं मिल पाएंगे इस देश को, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इस देश की होम्योपैथी को खत्म कर रहा है, और पॉलिसी मेकिंग में फेमस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का कोई रोल नहीं है। और माना कि प्राइवेट कॉलेज में 99% टीचर अच्छे नहीं हैं, 1% ही हैं, और गवर्नमेंट में 5% अच्छे हैं, लेकिन ये जो परसेंटेज है, क्या ये इस बारे में बोल नहीं सकते कि इतनी बड़ी गलती हो रही है, या इन्हें भी खुद नहीं पता है, जो हायर इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट कॉलेजेस में बैठे हुए हैं? क्योंकि इस देश में लगभग 90% होम्योपैथिक कॉलेज तो प्राइवेट हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस में 99% तो सस्ते और घटिया क्वालिटी के टीचर होते हैं, जिन्हें खुद नहीं पता होता कि वो जो पढ़ा रहे हैं और जो किताब फॉलो कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं। इसीलिए इन कॉलेजेस की OPD IPD में पेशेंट नहीं होते। इसका नतीजा ये होगा कि अगले 5 साल बाद कोई भी
टोटलिटी करके प्रेस्क्रिप्शन नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे पोटेंसी की मेडिसिन बनना बंद हो जाएंगी। फिर जो हाल आयुर्वेद का हुआ है वही होम्योपैथी का भी हो जाएगा मॉडर्न मेडिसिन को सिलेबस में ऐड करने के बाद। यदि ये सिर्फ लाइफ सेविंग मेडिसिन तक सीमित ना रहा तो हॉस्पिटल्स, आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर्स को रन करने के लिए इन फ्यूचर में। लॉर्ड मैकॉले के बारे में शायद आपने सुना हो। उन्होंने 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक स्पीच दी थी कि मैं अफ्रीका में बहुत जगह घूमा लेकिन मुझे एक भी वहाँ पे भिखारी नहीं दिखाई दिया। इसकी वजह है वहाँ का पुराना एजुकेशन सिस्टम जो उसकी बैकबोन था। अगर वो उनके पुराने एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस कर दें, तोड़ दें नए एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश से, तो वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, सिर्फ इनका डोमिनेशन रहेगा। यहाँ पे इंग्लिश का तात्पर्य इंग्लिश दवाओं से है, लेकिन कुछ ऐसा ही अब होम्योपैथी के साथ भी हो रहा है इस देश में। जबकि उन्हीं ओरिजिनल टेक्स्ट बुक को पढ़ के इस देश को बहुत सारे महान पायोनियर होम्योपैथ मिले हैं, उन्हीं पुराने सिलेबस के जरिए, जो अब भविष्य में इस तरह के होम्योपैथ अब शायद नहीं मिल पाएंगे इस तरह के मिलावटी, करप्टेड, एडल्ट्रेटेड टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद। आइए जानते हैं उनमें से कुछ ट्रू होम्योपैथ्स के बारे में। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, जो कि कोलकाता में एलोपैथिक एमडी डॉक्टर थे, जो अपने एलोपैथी पद्धति के अंग्रेजी दवाओं से क्योर ना हो पाने की वजह से उस समय के डॉक्टर बाबू राजेंद्र लाल दत्त, जो कि फेमस होम्योपैथ थे, उनसे प्रभावित होकर होम्योपैथी अपना ली और इस देश में होम्योपैथी को आगे बढ़ाया। 1881 में डॉक्टर पीसी मजूमदार, जो कि एक एलोपैथिक डॉक्टर थे एमडी, वो होम्योपैथी में कन्वर्ट हो गए और डॉक्टर डीएन रॉय और उनके साथियों के साथ मिलकर एशिया का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, कैलकाटा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की। उसके बाद उनके पुत्र डॉक्टर जेएन मजूमदार ने अपने पिता डॉक्टर पीसी मजूमदार की मेमोरी में पीसीएम यानी प्रताप चंद मेमोरियल होम्योपैथिक कॉलेज की शुरुआत 1926 में की, जो एशिया का दूसरा होम्योपैथिक कॉलेज है। इनके अलावा डॉक्टर बी के बोस और डॉक्टर एसपी दे मुख्य थे कोलकाता के। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में पद्मश्री अवार्डी होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं ऐसे, जिन्होंने ट्रू होम्योपैथिक फिजिशियन के रूप में अपने आप को दुनिया को दिखाया है, जिनमें डॉक्टर कल्याण बनर्जी 2009 में इन्हें पद्मश्री मिला था, डॉक्टर मुकेश बत्रा इन्हें 2012 में मिला, डॉक्टर वीके गुप्ता इन्हें 2013 में मिला, डॉक्टर आरएस पारिक इन्हें 2024 में मिला और डॉक्टर विलास डांगरे इन्हें 2025 में मिलने वाला।